नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। तो हम लोग शुरू करते हैं। अभी मैं भी बहुत खुश हूँ आप लोगों से मिल करके, लेकिन वही बात पर आते हैं, हमने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। वी विल नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आपका ऑर्डर 8 एंड दिस इज व्हाट रिटन स्टेटमेंट। एंड वैसे ही फिर शुरू करेंगे उसी बात से जिसके बाद मैं हमेशा करता हूं आप लोगों से देखिए, ये जो क्लासेस हैं सीपीसी की भी जो क्लासेस चल रही हैं, कुछ पहले हो चुकी हैं। राइट नाउ वी आर ऑन द ऑर्डर 8। सो देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर आई थिंक फर्स्ट टाइम इन दिस क्लास, तो उनसे भी डिस्कस कर लेता हूं। पुराने स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है टू नो दिस। देखिए, जिस तरीके से हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आपसे कहा जाए कि भाई ठीक है आप पूजा कर लीजिए। अब देखिए, अब काली माता की पूजा करेंगे आप, तो आपका प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। उस पर चढ़ने वाली भेंट उस मंदिर में डिफरेंट हो जाएंगी, वहाँ के मंदिर दूसरा हो जाएगा, वहाँ का पुजारी दूसरा हो जाएगा, वहाँ का तरीका दूसरा हो जाएगा। आप वैष्णो देवी जाएंगे, उसका तरीका एकदम अलग हो जाएगा। राम मंदिर जाइए, अलग हो जाएगा। कृष्ण मंदिर बिहारी जाइए, वहाँ पर आपका सब कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉमन क्या है, कॉमन है पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस हो गया। आर्गुमेंट में पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं कि उसी तरीके से लॉ को पढ़ने का तरीका बदल जाता है। व्हाट आई एम सेइंग कि टारगेट के हिसाब से आपका पढ़ने का तरीका बदल जाता है। जब आप जुडिशल एग्जाम के लॉ पढ़ेंगे तो आपकी ओरिएंटेशन एकदम डिफरेंट हो जाएगी। जब आप एडवोकेसी के लिए पढ़ेंगे तो ओरिएंटेशन आपकी एकदम डिफरेंट हो जाएगी। और जब आप अपने एलएलबी एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो ओरिएंटेशन आपकी दूसरी होगी। तो ये जो क्लासेस हैं, मेरा फोकस आपको विद्वान बनाना बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल ना हूँ, ना मैं क्लेम करता, ना मैं को बनाना चाहता। सीपीसी का विद्वान नहीं बनना है, लेकिन सीपीसी को ऑर्डर 8 को या आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं हम लोगों ने उस तरीके से पढ़ने हैं जिस तरीके से which is required for the judicial services. Whatever is expected, what is required for that, we are going to do that. So therefore what I mean to say कि जुडिशल सर्विसेज के एग्ज़ाम की जो ओरिएंटेशन होगी अकॉर्डिंगली हम लोग इस चैप्टर को या आने वाले चैप्टर्स को डील करेंगे। तो आप लोग ये माइंड में मेकअप करके रखना। कुछ चीज़ें स्किप भी हो सकती हैं बिकॉज दे मे नॉट बी दैट मच रेलिवेंट, उतना रेलिवेंट भी नहीं हो सकती हैं। और हो सकता है कुछ चीज़ें बहुत रेलिवेंट हो तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ढंग से पढ़ेंगे। सो प्लीज़ नोट डाउन। हैविंग सेड दिस, आई बिलीव कि आप मेरी फिलॉसफी समझ गए होंगे, इस क्लास की ओरिएंटेशन समझ गए होंगे, कैसे कैसे क्लास होने वाली है। एंड नाउ प्लीज नोट डाउन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। तीनों ही
स्टेजेस के लिए, वेदर इट इज प्रीलिम्स, वेदर इट इज मेंस और वेदर इट इज इंटरव्यू, दिस चैप्टर रिटन स्टेटमेंट, हिंदी में बोले तो लिखित कथन, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंगली, वेदर इट्स योर यूपी जुडिशरी और अदर स्टेट्स, और वेदर इट इज योर हरियाणा और योर दिल्ली एग्जाम और योर पंजाब, बिकॉज दीज आर टेक्निकल एग्जाम्स, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वेदर यू आर गोइंग टू अपेयर इन एनी एचजीएस एग्जाम। क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखिए करना कैसे आप लोगों ने, जहाँ जहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको लिखवाऊंगा, यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा, यू विल हैव टू डू दैट। एक तो ये वाली बात हो गई। मेंस के लिए अगर आप लोग जा रहे हैं एमपी, मतलब दिल्ली पंजाब हरियाणा को छोड़ दीजिए, अदर स्टेट्स में जा रहे हैं, तो आपको मिलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ पर शॉर्ट नोट, काउंटर क्लेम पर शॉर्ट नोट और इस तरीके से इन सब चीज़ों पर। लेकिन अगर आपका सपना है दिल्ली में आने का, अगर आपका सपना है हरियाणा पंजाब या एचजीएस करने का, तो विद इन द रूल्स, विद इन किसी भी एक रूल से, वेदर इट इज़ रूल 1 रेड विद रूल 10, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, वहाँ से फिर वो टेक्निकली किसी भी एक रूल पर बेस पे प्रॉब्लम बना देते हैं। तो आप लोगों ने करना यह है कि मैं आपको एक एक रूल काम का सारा बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। आपको यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब्सटेंस आपको रटा होना चाहिए, आपको रूल्स का नंबर पता होना चाहिए, हाँ ये बात इस रूल में लिखी गई है। तो आई विल बी गाइडिंग यू, आपका 90% काम मैं करके दूंगा, नोट्स आपको दे दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, बताता रहूँगा यहाँ पर। ये आप ध्यान करते रहिएगा, जहाँ भी कोई दिक्कत आए, आपको कोई क्वेश्चन है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल सी योर मैसेजेस एंड रिप्लाई देम इन द रियल टाइम इटसेल्फ। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट वेरी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस meaning of this, what is the meaning of this, and this is, please go to slide, this is the first question for you. Meaning of this, the expression written statement has not been defined in the code, and this is the first question for your prelims. It can be asked in your exam, where is the written statement defined, written statement defined कहाँ पर है, rule 1 2 3 like this, but please mind it, please note down, it is nowhere defined, CPC में defined नहीं है, लेकिन meaning क्या है इसका, this is what। अभी written statement की भूमिका बांधता हूँ मैं आपके, है क्या। सो देखिए, this is plaintiff, मैं आपको बोर्ड पर लेके चलता हूँ। Say a suit has been filed by A against B. So here A is plaintiff and B is defendant. Now he instituted the suit by filing plaint. So A filed a plaint in the court and thereby he instituted the suit. What he said in this case? What is the plea? What is the plaint? In this plaint, P said that Mr. B is in the wrongful possession of my property and he should be evicted, and he should give me the mean profits for the period he has been in wrongful possession. जो B व्यक्ति है वो wrongful possession में है, he should hand over the property to me, possession मुझे वापस करे, कब्जा मुझे दे, और मेरी प्रॉपर्टी पर जितने दिन तक वो गलत तरीके से काबिज रहा है उसके मीन प्रॉफिट मुझे दे। तो दिस इज द प्लेंट फाइल्ड बाय द A. नाउ B विल हैव टू रिप्लाई दिस, तो B विल हैव टू रिप्लाई दिस, तो B जो प्लेंट फाइल करेगा, जो उसकी प्लीडिंग होगी, दैट इज कॉल्ड, इन शॉर्ट वी से WS, और अदरवाइज हम कहते हैं इसको रिटन स्टेटमेंट, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस आर गिवन इन ऑर्डर 8. तो दिस इज द ऑर्डर 8 रिटन, एंड दैट इज व्हाई वी से रिटन स्टेटमेंट इज द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट, इट इज द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट का रिप्लाई है, उसकी प्लीडिंग है ये, हाँ है ना। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, दिस सेकंड क्वेश्चन ये होगा। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, नोट डिफाइंड इन द सीपीसी, एंड सेकंड आएगा आपका मीनिंग से, व्हाट इज दिस, एंड इसमें होता क्या है, व्हाट ही डज इन दिस प्लीडिंग्स, ही डील्स विद हु, डिफेंडेंट deals with every material fact alleged by the plaintiff. Number 1, जिन फैक्ट्स की प्लेंटिफ ने बात की है,
कि ही इज इन द wrongful possession, वॉट एवर ही इज आर द एलिगेशंस ऑफ द प्लेंटिफ, जो भी प्लेंटिफ के एलिगेशंस हैं उनको डिफेंडेंट वन बाय वन डील करेगा उसमें, और भी कुछ न्यू फैक्ट्स अगर हैं देन ही विल इनकॉर्पोरेट ऑल दोज न्यू फैक्ट्स एंड देन ही विल टेक हिज लीगल ऑब्जेक्शंस वॉट एवर। सो अपने इस WS में जो डिफेंडेंट है ही विल रिप्लाई टू द ईच एंड एवरी एलिगेशन ऑफ द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ ने कहा कि आई एम द ओनर ऑफ दिस, नो यू दिस इज रॉन्ग, आई एम द ओनर। ही सेज ही डिफेंडेंट इज द टेनेंट, नो आई एम द ओनर इन पोजेशन, फाइन। तो ये हुआ हर एक रिप्लाई का, हर एक एलिगेशन का प्लेंटिफ का आपने रिप्लाई किया, तो ये आपने कहा। दूसरा, अगर आप कहते हैं योर सूट इज टाइम बार्ड, योर सूट इज बार्ड बाय द रेस जुडिकेटा, दिस कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन, आपको लीगल ऑब्जेक्शन ले रहे हैं इसमें, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दी, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्या क्या लिख सकता है वो, लेकिन यहाँ पर एक केवल रिटन स्टेटमेंट को समझना है हम लोगों ने। सो एलिगेशंस को डील करेंगे, कोई भी लीगल ऑब्जेक्शन लेंगे, और कोई भी आपके फेयर में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं इन एडिशन तो वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप अगर वो कोई मॉनेटरी क्लेम कर रहे हैं आपसे तो आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हैं, आप अपना दावा ला सकते हैं, काउंटर क्लेम कर सकते हैं। सो इट इज इन नटशेल दिस इज द रिटन स्टेटमेंट इज व्हाट, प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट इन विच ही विल बी डीलिंग विद द एलिगेशंस ऑफ द प्लेंटिफ एज वेल एज द लीगल ऑब्जेक्शंस एंड अदर न्यू फैक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर हिज डिफेंस। तो आई बिलीव कि ये बात आपको समझ में आई होगी नहीं आई? यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। अभी तक रिटन स्टेटमेंट को हमने मीनिंग समझने की कोशिश किया। 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स के आ चुके हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि विच ऑर्डर डील्स विद द रिटन स्टेटमेंट। वेरी सिंपल, ऑर्डर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है मैचिंग में। ऑर्डर 6, 7, 8, 9 और फिर आपको कहेंगे कि करेक्टली मैच उस तरीके से, तो हेडिंग रटी होनी चाहिए आप लोगों ने। फिर हम लोग अगली बात पे बढ़ते हैं इस पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका स्लाइड से, हु मे फाइल द रिटन स्टेटमेंट। अगेन प्रीलिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में नहीं पूछेंगे आपसे। कौन कौन कर सकता है? आपको डिफेंडेंट कर सकता है और बाय हिज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड एजेंट। हु कैन साइन इट, हु कैन फाइल द दिस की रिटन स्टेटमेंट। बहुत छोटी सी बात है, लिख लीजिए फटाफट। रिटन स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट एज वेल एज हिज एजेंट। नाउ आगे बढ़िए, देखिए इसमें यहां से जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा। एक स्पेशल केस है यहाँ पर ये, एंड दिस इज व्हाट, वेयर देयर आर सेवरल डिफेंडेंट्स एंड दे आर फाइलिंग व्हाट, कॉमन रिटन स्टेटमेंट। प्लीज नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना। देन हु विल साइन देम, दिस इज द क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछेगा। देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो रेलिवेंट बातें हैं वही बात कर रहे हैं हम लोग, ये है ना। सो नाउ देयर इज सिचुएशन, सपोज व्हाट इज द सिचुएशन, this is the situation, A versus B, C, D, E. There are several defendants and all of these defendants are filing a common written statement. So they have option, he can file his WS1, he can file his WS2, WS3, WS4. So these persons can file individually their written statements, but sometimes if it may also happen, it may be a contingency, it may be situation that all these defendants, they are filing common WS. In that case, sometimes a question is asked from you that in that case who will sign them. It must be signed by all of them. Whether it is possible कि only one is filed, no. If there are this is the several defendants and they are filing common WS, then it must be signed by all of them. Please write down P4 prelims, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए मैं आपको पूरा ये नहीं कहता हूँ कि वैसे छोड़ता नहीं हूँ कि आप ठीक है मैंने मैदान में छोड़ दिया, अब हीरे ढूंढ लीजिए। मैं आपको पिन पॉइंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है आपके लिए, तो यू शुड फोकस देम। इतना भी कर लेंगे, इसको रट के चले जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। सो साइन कौन करेगा ऐसे इसमें? एंड नेक्स्ट इज व्हाट, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या आएगा? वेरिफिकेशन कैन बी वन ऑफ देम, इफ इट इज वेरीफाइड बाय वन ऑफ देम इट इज सफिशिएंट। तो सिग्नेचर कौन करेंगे? सभी करेंगे, लेकिन वेरिफिकेशन अगर सिंगल व्यक्ति भी करता है, कौन व्यक्ति? हु इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स एंड हु इज इन द पोजीशन टू फाइल द एफिडेविट। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। तो नंबर 1 क्या हुआ?
What is the situation? Situation is this. There are several defendants. कई लोगों के खिलाफ प्लेंटिफ ने लेकर आया. There are several plaintiffs. मान लीजिए 4 भाई हैं. 4 भाई हैं, पूरा एक जॉइंट फैमिली है और वो कब्जे में है प्रॉपर्टी के. एंड प्लेंटिफ क्लेम्स दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी. Now all the brothers are having same defense. So they decided that they must file a common WS. In that case, this WS must be signed by all of them. पहली बात. लेकिन जो वेरिफिकेशन क्लॉज है वहां पर ये सफिशिएंट ये है कि एक भी व्यक्ति आउट ऑफ देम सिंगल वन कैन वेरीफाई दैट. लेकिन शर्त ये है कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए. नंबर 1, ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ द केस, एंड सेकेंडली ही मस्ट बी इन द पोजिशन टू फाइल द एफिडेविट. तो अगर ये 2 बातें हैं तो इन दैट केस यहां से क्वेश्चन आएगा, ही कैन वेरीफाई इट. तो यहां से डिटेल में क्वेश्चन आते हैं. कई बार हम क्या करते हैं, बस बहुत सुपरफिशियल प्रिपेयर करके जाते हैं कि ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट 30 डेज 90 डेज फाइलिंग का टाइम हो गया, सेट ऑफ के सेक्शन पर देख लिए और काउंटर क्लेम के देख लिए. कई बार ऐसे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक्स में से आते हैं एंड वी समटाइम्स ओवरलुक ऑल दिस डिटेल्स. तो मैंने कोशिश की है कि उनको कलेक्ट करके आपको उस तरीके से कराया जाए कि ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए आपके. एंटायर सीपीसी ना आपके बस की है करना, ना मैं सजेस्ट करता हूं. मैं ये कहता हूं जो काम करो वो बहुत अच्छा करो, जो चैप्टर करो वो बहुत अच्छा करो. आप इंटरव्यू में ये कह सकते हैं कि सर सॉरी सर आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द आंसर ऑफ दिस, ये चलेगा. लेकिन आपसे अगर एग्जाम इंटरव्यू पूछते हैं कि ओके इन विच बुक यू आर वेरी कंफर्टेबल, इन विच टॉपिक यू आर वेरी कंफर्टेबल, देन यू से आई एम कंफर्टेबल इन WS. और फिर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन यू से नो, दैट विल बी वेरी बैड. सो व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई सजेस्ट यू कि इनमें जो भी टॉपिक आप करें, जैसे हम लोग कर रहे हैं राइट नाउ हम कर रहे हैं, ऑर्डर 8 कर रहे हैं, उसमें परफेक्शन करना है हम लोगों ने. तो ये छोटी छोटी बातें हैं. जॉइंट कॉमन WS, it must be signed by all, but it may be verified by one of them who is aware of all the facts of the case and also in the position to file the affidavit. I believe कि कर लेंगे आप. So this is the crux. This is the several defendants, common written statement. It must be signed by all of them, but it may be verified by any of them, any one of them. This is the plea for claims questions. यहाँ से जहाँ मैंने circles बनाए हैं, you can expect the questions from these circles. Now come to next part. There is a case, Jogeshwar Tiwari. Please come to Jogeshwar Tiwari. Shopiam Tiwari क्या है? रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय वन ऑफ द डिफेंडेंट डज नॉट बाइंड द अदर डिफेंडेंट. ध्यान रखना, इन दिस केस ये क्वेश्चन पूछा था कई बार. देयर आर सेवरल डिफेंडेंट्स, वन ऑफ द डिफेंडेंट ने अपने अब एक WS फाइल किया. तो इफ इट इज नॉट साइंड बाय द अदर्स, it will be treated the WS the filed by the person who has signed it. So it does not bind the other defendant. What will the effect if there are not signs? If that WS is not signed, it means this is not my WS. Sign करने का मतलब क्या होता है? Now it is executed by me. It is my WS as well. But if it is not signed by me, the WS is filed by only one of them, then only the person who has filed the WS will be bound by his WS, not me. Again you can see the question in your prelims. Again आपकी संतुष्टि के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए I have given you this. I believe कि मेरे बस को याद करना कभी नहीं रहा, मैं कभी कहूँगा भी नहीं आप इतना घोट के याद करिए. केवल लीडिंग केसेस को याद करना, इनको आप इग्नोर भी कर देंगे तब भी काम चलेगा. मैं यहीं पर बताता हूँ आपको. चलिए आपका क्वेश्चन आता है कई बार. आई हैव सीन सो मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन दैट कि केस लॉज में बताइए व्हाट केस लॉज शुड बी लर्न, केस लॉज कौन कौन से करने हैं, व्हाट शुड बी अवॉइडेड. तो मैं आज ट्रिक दे रहा हूँ आपको, उसको यूज कर लीजिए, याद कर लीजिए इस तरीके से. देखिए हमारे यहाँ एक कोर्स है, उसका नाम है मेंस टेस्ट सीरीज. व्हाट आई एम सेइंग, टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एग्जामिनेशंस. एंड दीज आर दोज गाइज who believe that they are well prepared. Now they are preparing only for the mains examinations and now they want to sharpen their answer writing abilities. And what has been my experience that was shocking, because
हम लोग कोशिश क्या करते हैं, वी ट्राई दैट गैदर सो मच इंफॉर्मेशन, सो मच केस लॉ, सो मच एडिशनल इंफॉर्मेशन, एंड व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग इट, when we start writing it, we are short of words, we are short of even minimum information. वो भी इंफॉर्मेशन नहीं जाती, बेरेट के प्रोविजंस भी ढंग से नहीं जाते हैं, वहां पर बहुत टाइम नहीं होता है मेंस में आपके लिए। आप बेरेट को प्रोविजंस को बहुत ढंग से समझा दीजिए। और जो लैंडमार्क्स केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस कैसे हो गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ आपका मेन का गांधी केसेस हो गया, केशव भारती केसेस हो गए, इस तरीके से सीपीसी के जो लैंडमार्क केसेस हैं, है ना, जिनके आगे लिखा ही होता है लैंडमार्क केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, उनको मत भूलिए बस। अदरवाइज तो हर लाइन पे आपको एक केस लॉ मिलेगा, आप याद करते करते थक जाएंगे, याद भी कर लेंगे, बट जब लिखने का नंबर आएगा प्रैक्टिकली आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, इसलिए ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग भूल गए हो तो एक ट्रिक दी थी मैंने आपको, डू द पॉसिबल, डू द पॉसिबल, जो आपके लिए पॉसिबल हो, जितना आप संभाल सकते हैं, जो आपकी क्षमताओं में आता है, दैट इज वेल विद इन योर कैपेसिटी, यू डू दैट, यू इन्वेस्ट योर टाइम ओनली इन दोज इंफॉर्मेशंस विच यू कैन हैंडल विद। अगर आप कर ही नहीं पाए उनको हैंडल, आपने 50 केस लिख लिए लेकिन अगले दिन साफ रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन इट्स गोन। ठीक है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कुछ अच्छा लिखा है, बहुत सारे केसेस लिखा है तो टॉपर बन जाएगा, इतना अंतर पड़ेगा बस, आप बाहर नहीं आएंगे इस बात से। अगर आपको बेरेट प्रोविजन बहुत ढंग से रटे हुए हैं, समझे हुए हैं, उनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं एक प्रेजेंटेबल वे में, तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड इफ यू कैन सपोर्ट इट देन इट्स दैट विल बी एन एडिशन, एड ऑन हो जाएगा, उसमें फेल नहीं होंगे उसकी वजह से। सो बहुत ज़्यादा केस लॉस के पीछे भागना मत। अब आप कहेंगे कि आप देते क्यों हैं फिर इस तरीके से, क्योंकि आपके क्वेश्चंस की 50 फ़ोन आ जाएंगे मेरे पास कि सर केस लॉ नहीं आ रहे हैं, तो वो सब मैं दोनों ही काम कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे भी रहा हूँ और आपको मैं चेता भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इनके पीछे मत भागना। और ख़ास करके भैया इनकी जो साइटेशन है उनको रट नहीं पाओगे, कई बार मैंने देखा उसको रटना शुरू कर देते हैं, तो जो हल्का फुल्का याद रह जाए 1986 इतना ही बहुत है बस मेरे हिसाब से। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हेन द रिटन स्टेटमेंट मे बी फाइल्ड। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने क्या, हु कैन फाइल इट, एंड नाउ दिस इज व्हाट, व्हेन द WS may be filed, when WS may be filed, and for that purpose you will have to go to रूल नंबर 1। और यहां से क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 1, प्लीज गो टू द रूल नंबर 1 इन योर बेरेट, आई हैव गिवन यू नोट्स एज वेल। दिस इज व्हाट, द डिफेंडेंट शैल, प्लीज दिस, defendant shall within 30 days, please highlight this in your bearet, very important, and write down P for claims, it is the question for claims. The defendant shall within 30 days from the date of service of summons upon him present WS written statement of his defense. What is the important here, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस समय दीजिए, देखिए दिस इज दी रिगार्डिंग विद द टाइम लिमिट। प्लेंटिफ की प्लेंट आ गई है, नाउ यू इट इज योर टर्न टू फाइल योर रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ WS। देन वेदर देयर इज एनी टाइम लिमिट, यस देयर इज अ टाइम लिमिट ऑफ हाउ मेनी डेज, 30 डेज। लेकिन बट you may be confused by the examiner and you will remind me after seeing you the question in your exam, then 30 days की जो काउंटिंग है from which point of time, किस पॉइंट, किस समय की अब उस बिंदु से आप लोग टाइम 30 डेज काउंट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से प्लेन से क्वेश्चन पूछेगा। 30 डेज सबको आता है, दिस इज द 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम, मींस at least minimum 30 days are be given to you Mr. Defendant, you prepare your WS and file it in the court। आपको कम से कम 30 डेज दिए जा रहे हैं, 30 दिन दिए जा रहे हैं आपको, कि 30 दिन का वक्त, और पाकिस्तानी लैंग्वेज में बोलूं तो वक़्त, उर्दू में बोलते हैं वक़्त बोलते हैं शायद, तो 30 दिन का वक्त आपको दिया जाता है। तो कब से काउंट करेंगे, जिस दिन आपको ये सूचना मिल गई, इट मीन समन्स की आप पर सर्विस होगी। समन्स में क्या मिला आपको, प्लेंट की कॉपी मिली थी आपको, है कि नहीं है। तो दिस इज द प्लेंट विच हैज बीन फाइल्ड बाय द सो एंड सो प्लेंटिफ, नाउ यू विल हैव टू फाइल योर रिप्लाई विच विल बी कॉल्ड एज द WS एंड द टाइम स्टार्ट्स फॉर यू फ्रॉम राइट नाउ। राइट नाउ मीन्स
सर्विस ऑफ समन्स। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ए प्लेम्स कि 30 days फ्रॉम व्हाट, 30 days from the filing of the plaint, 30 days from the filing of the 30 days from the service of summons, then this is what the 30 days from the date of service upon the summons। तो आई बिलीव कि कर लेंगे आप लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए फास्ट। तो दिस इज 30 days। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज सिंग। अब सपोज कीजिए मैडम ज्योति को इज द डिफेंडेंट, नाउ शी कुड नॉट फाइल द WS, सपोज बिकॉज ऑफ द कोरोना क्राइसिस शी fails to file the WS within the said period of 30 days, where the defendant fails, प्लीज मैं आपको यही पढ़वाता हूँ सीधा, प्लीज गो टू द स्क्रीन एंड दिस इज व्हाट, where the defendant fails to file the WS within the said period of 30 days, then what will happen? क्या हो जाएगा? क्या आसमान नीचे गिर जाएगा, धरती हिल जाएगी, तूफान आएगा, क्या होगा, है ना? Then he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court, but shall not be later than 90 days from the date of service। एक बार ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट P for प्लेम्स। यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे आपके, देखिए क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, अपने पढ़ लिया होगा स्क्रीन पर, देखिए क्या है। This is what, now you were given 30 days but you failed to file the WS within that limit of 30 days। Now what is the process to be followed up? Now the court can give you the time of 90 days, and again I will say please, from which date you will calculate those 90 days, from which date you will calculate that, again this is from the date of service of summons, it is not from the expiry of 30 days। So you in total you are not getting 120 days, or you are getting only 90 days, 30 days which can be extended up to now 90 days। So at the most you are being given what, how many days? 90 days। 90 days कहां से काउंट करेंगे? अगेन प्लीज देख लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्लेम्स। ये स्लाइड नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ध्यान रखना। दिस इज व्हाट, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना, 4 reasons to be recorded in writing। Again this is the question for your prelims, whether it is necessary for the court to record the reasons। Answer is yes, court will have to record the reasons in writing। What is this? ये क्यों है? देखो इसकी वैल्यू क्या है, क्यों, यहाँ तो समझ लीजिए, ये जो फ्रेज है reasons to be recorded in writing, don't forget, जैसे मैंने आपसे कहा था कि you need not to cram the CPC verbatim, but don't forget this phrase is very important। ऐसा मत करना कि 30 days और 90 days को याद रखो बस। 4 reasons to be recorded in writing, it means the legislative intent is that you should be given 30 days, and only in the exceptional conditions, only in the exceptional circumstances you should be given the time beyond that। And what is that? 90 days। So what were those circumstances? What were those exceptional circumstances when the court found it reasonable to extend the time? Then court is required to write those reasons in writing, है ना, mention those reasons in writing, लिखना पड़ेगा कोर्ट को इसमें। ऐसा क्यों है? Why it is so? This is the safeguard against the court, the arbitrary use of discretion by the court as well। When you had to write the reasons, आपको अगर जस्टिफाई करना है तो you will have to apply your mind। आपको तुरंत एक सिग्नल आता है, एक रेड लाइट, रेड, हाई कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट के सामने आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि आपने कितना आपने रीजन डिसीजन लिया था उसमें, कि व्हाई इट वाज नेसेसरी। एक हुआ कि टाइम भी एक्सटेंडेड 90 डेज, दिस इज नॉट, यू विल हैव टू मेंशन द रीजन। तो कोर्ट को भी एक, इसे कहते हैं कि कोर्ट ऑन गार्ड्स, कोर्ट भी सतर्क हो जाती है कि भाई हाँ, हमें वाकई में 90 डेज में वो झिझकेंगे, वो देने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हाँ इस केस में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। फिर उनकी प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी भी आएगी।
एक डिफेंडेंट को दिया जा रहा है, अगले केस में नहीं दिया जा रहा है ऑन सिमिलर रीजंस। कोरोना के बेस पर विजेंद्र वर्मा को टाइम दिया गया, कोरोना के रीजंस पर सुरेंद्र वर्मा को नहीं दिया गया, तो यहाँ पर ऐसा कोर्ट नहीं कर पाएगी। अगर आप एक रीज़न आपने मिस्टर ए को दिया था तो वही रीजंस पे आपको एक्सटेंड बी का भी कर देना चाहिए था। तो ये कुछ रीजंस हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर ने ये सोचा कि नहीं, कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन तो दिया कोर्ट को, लेकिन कोर्ट के लिए एक बंदिश भी है हल्की सी, एंड कोर्ट विल हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस, और यहीं से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि दिस इज दी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास, तो वो आपको फील हो रहा होगा। हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं लगता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और उसकी 100%, 99% नहीं कह रहा हूँ, उसकी 100% जिम्मेदारी मैं आपको ले रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इतना कर जाएंगे, इतना कर आएंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 150 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ 150 सारे ही आएंगे मेरे बताए हुए, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इतने जरूर आएंगे कि आप कंफर्टेबली अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज रीजंस आपको देने पड़ेंगे, एंड 90 डेज का होगा। तो फर्स्ट दिस इज व्हाट, दिस वाज व्हाट, रूल 1, Order 8, Rule 1, first requirement was what? That the WS must be filed within the 30 days, and 30 days will be counted from the date of service of summons, and if he fails, then you can be given the days of 90 days, but for that purpose reasons must be recorded in writing by the court. Please let me know if you got it or not. बात समझ में आई या नहीं आई, यहीं तक बता दीजिए बस, कम ऑन। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।